माय चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम ये पढ़ रहे थे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ लास्ट टॉपिक में अगर हम देखें, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में? भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 200 साल रूल करके गए। उन 200 साल के रूल के बाद क्या इंडिया के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था? कोई बेहतर इफेक्ट आया था क्या इंडिया के लिए? देखिए, अगर हम मोटिव के हिसाब से देखें तो हम ये कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मतलब सर्टेनली नॉट, वी कैन से नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ब्रिटिशर्स के मोटिव क्या था कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिश की इकोनॉमी पूरी तरह से बना देना। और उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को पूरी तरह से तबाह कर ही दिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे के वीडियोज में पढ़ा है ना से। लेकिन अगर हम एंड मोटिव देखें कि एट द एंड हमें क्या मिला, तो एट द एंड कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट था ब्रिटिश रूल का। मोटिव के हिसाब से देयर वाज नॉट एनी पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन अगर हम एंड के हिसाब से देखें, एंड यूज के हिसाब से देखें या एंड रिजल्ट के हिसाब से देखें, तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। भाई उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया था? फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन करवाया था। लोगों को ये बताया भाई देखो, आप सिर्फ फूड क्रॉप पे डिपेंडेंट ना रहो, आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, और कैश क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस जानेंगे। मार्केटेबल सरप्लस के बारे में फार्मर्स ने जाना। तो यहां पर क्या था? कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मर्स जो है अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या पा चुके थे? एक कॉमर्शलाइजेशन। मीन्स उनको ये लगने लगा था कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी क्या होता है? एक मार्केटिंग होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मनी को अर्न कर सकते हैं। मीन्स ये कॉमर्शलाइजेशन जो हमें सिखाया था, कॉमर्शियल आउटलुक फार्मर को जो दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था ब्रिटिशर्स ने दिया था। और ब्रिटिशर्स की ये देन आज क्या है कि हमारे यहाँ के किसानों के लिए एक इनकम का सोर्स बन चुका है। लेकिन अगर ब्रिटिश रूल के पहले देखें, देन वी वर डूइंग ओनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हम सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, मींस प्रोडक्शन फॉर द ओन यूज। ठीक है ना? सी दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ भाई? और ये भी चीज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे मोर देन 50% पीपल इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सोर्स है जो इनकम का सोर्स बन गया, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंपैक्ट के तौर पर निकल के आया ब्रिटिश रूल का। नासिक सेकेंड वन इज न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेलवे लेकर के आया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, पोर्ट्स लेकर के आया इंडिया में। मीन्स टर्सरी सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा बनाया था यहाँ पे, जैसे कि रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन लाया था, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड पावर एंड एनर्जी भी लेकर के आए थे। दिस ओपन्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या कर रहे थे? ये नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे उनके लिए एक क्या था? बून साबित हुआ, वरदान हुआ। क्या कि भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की। रेलवे है भाई, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो है बैंकिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें से क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी इंडिया में। ठीक है ना? स्वीट। जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोच सकते थे। ठीक है, उनका मोटिव था कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। नाउ सी कंट्रोल ऑफ फेमाइन। उन्होंने हमें रोड दिया, ठीक है, उन्होंने हमें रेलवे दिया। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट रोड की वजह से क्या हो सकता है भाई? हम फेमाइन, जहां पर जिस भी एरिया में फेमाइन है उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं? तुरंत अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं, तुरंत हम वहां पर हेल्प दे सकते हैं। और ये क्या करेगा? कंट्रोल ऑफ फेमाइन, मतलब कि फेमाइन के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर रेलवे नहीं होता, तो अगर मान लीजिए इंडिया के इस पार्ट में पता चल रहा है कि फेमाइन है और इस पार्ट से हमें हेल्प भेजना है, तो अब जो है हम बैलगाड़ी या गाड़ी से भेज रहे हैं, तब पहुंचते पहुंचते जब तक फेमाइन सबको ले लिया, सबको खत्म कर लिया, तब तक हमारा हेल्प पहुंचा। लेकिन रेलवे और रोड की वजह से फटाक से पहुंचता और फेमाइन पे क्या कर सकता है? कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या था? पॉजिटिव इंपैक्ट था ब्रिटिशर्स का कि उन्होंने हमको रोड, रेलवे, ये सारी चीजों को प्रोवाइड किया था। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स ने बार्टर सिस्टम से हमें मॉनिटरी सिस्टम पर शिफ्ट होने का एक आइडिया दिया कि हम बार्टर सिस्टम पे रह करके हम बहुत सारी चीजों को
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें हम मनी को क्या करेंगे, एज अ मीडियम बनाएंगे और हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के थ्रू एक्सचेंज करेंगे। नाउ इंडिया के लोग ये जान चुके थे हर एक आइटम का क्या होता है, कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होता है, और मनी वैल्यू पर आने की वजह से हमने क्या किया, इकोनॉमी को मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में लेकर के आ चुके थे। ये भी क्या था, एक पॉजिटिव इंपैक्ट था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। नाउ when you will see efficient system of administration, ब्रिटिशर्स ने हमें एक लीगेसी बताई कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद लेबर होते हैं। मतलब कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, किसके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये सब कुछ डिसीजन जो है ब्रिटिशर्स अपने डिपार्टमेंट में करते थे। और वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया के लिए एक तरह का आइडिया बना कि भाई हम आगे आने वाले समय में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करेंगे, अपनाएंगे। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपनाने से हमारे देश में भी क्या होगा, बेहतर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का यूज करेंगे और हमारा जो इकोनॉमी होगा वो स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो ये क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमें ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिए थे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए, इंडिया के एफिशिएंसी के लिए। नाउ सी, अब यहां पर हमारा ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम यहां पर खत्म करते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि एमएनसीज आर डोमिनेटिंग इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑफरिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भाई जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कैसे? बाय गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इस चीज को कंपेयर करिए दिस सिचुएशन विद ब्रिटिश रूल। आज का जो सिचुएशन है उसको अगर ब्रिटिश रूल के साथ कंपेयर करें तो हम क्या पाएंगे? सबसे पहली बात, एमएनसी जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसी के पास बेहतर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। फंड की बहुत कमी है, कैपिटल की कमी की वजह से वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अब अडॉप्ट नहीं कर पाने तो कंपटीशन को फेस करने में उनके साथ क्या होगी, दिक्कत होगी। अच्छा, अब आप इस बात को सोचिए, कंपेयर करिए ब्रिटिश रूल में। तो ब्रिटिश रूल में हमारे पास इंडिया की इकोनॉमी में कौन थे? इंडिया की इकोनॉमी में था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये मैनमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट बनाते थे, और इनको कंपटीशन किससे मिल रहा था? ब्रिटिशर्स के बनाए हुए फिनिश प्रोडक्ट, ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज में बनाए हुए फिनिश प्रोडक्ट से। मींस उनके प्रोडक्ट से जो हमें कंपटीशन मिल रहा होगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज किस तरह से डिफेंड कर रहे होंगे अपने आप को। भाई यहां पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, और उसके बाद उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती थी। यहां पर ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्री से लो कॉस्ट में बेहतर प्रोडक्ट बना करके ले आते थे, फिनिश प्रोडक्ट बना करके ले आते थे, जो यहाँ के इंडिया के मार्केट में ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा था और अट्रैक्टिव था लोगों के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट उसी लिए डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर एमएनसीज आर डोमिनेटिंग। अगर हमें कंपटीशन में बने रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज लगातार करते रहना पड़ेगा। मींस अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना पड़ेगा। इफ वी विल नॉट अपडेट आवर टेक्नोलॉजी देन वी विल मतलब कि हम अपने इकोनॉमी को छोड़ देंगे। भाई मार्केट में हम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और आपका पढ़ा हम लोगों ने क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। इसके साथ हम लोग चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी अब आजाद हो गई तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कैसे इंडिया की इकोनॉमी को बनाया और इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, यू कैन गिव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।